Hello, बच्चा लोग, welcome to my YouTube channel. It's business, and I hope you all are doing good. पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, है ना? हमने अभी पिछले वाली वीडियो में सेकेंड चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है? आज फिर से हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे. सॉरी हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम व्हाइट बोर्ड का वेट कर रहे थे कि जब आएगा तो अच्छे से बताया जाएगा, राइट? क्योंकि अगर नोट साथ में देंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंस होगा आपके लिए और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, रेदर देन अगर हम आगे से बोल के जाए, राइट? तो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर का ही नेक्स्ट 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो आज हम देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, अभी हमने बताया कि हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो गेस करो कौन कौन से टॉपिक होंगे. तो पहला है हमारा हेनरी फ्योल, राइट? हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 2 साइंटिस्ट का नाम दिया है. पहला हमारे पास हेनरी फ्योल, दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर. एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब फ्रेडरिक विंसलो टेलर. ओके, सो पहले हमारे हेनरी फ्योल है. अच्छा, जब हम बोर्ड्स की बात करें, अगर ऑब्वियसली बात है 12th से बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स में आपको ना जब भी पूछता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ, उसमें अगर आप एक ग्लांस देते हो, एक थोड़ा सा ग्लिम्स बता देते हो कि हाँ इस साइंटिस्ट ने दिया था और इस साइंटिस्ट के कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट दे देते हो, यू विल गोना गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है? क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि हाँ बच्चे ने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी हम लोग हेनरी फ्योल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जिससे आप 2 को भी याद कर सकते हो, ठीक है? और उसी को एकदम से लिख भी सकते हो. बहुत ही इजी है, हम एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में बना के देंगे तो आप उसे अच्छे से रखेंगे. ओके, सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. वैसे तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, बट हम एक ही वीडियो में 14 प्रिंसिपल्स देना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है? हम इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप इजीली एक बार में 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लोगे और एक बार में 7 प्रिंसिपल्स. अच्छा, वन मोर थिंग, आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स ना एकदम लाइन वाइज याद नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं. केस स्टडी में आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिवीजन ऑफ वर्क के बाद दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है? वो सिर्फ आपको एक केस देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस केस में आपको कौन सा प्रिंसिपल दिख रहा है या कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन दिख रही है, बस इतना ही पूछते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको ये मतलब घबराना नहीं है कि 14 प्रिंसिपल से एकदम सीरियल वाइज याद करना है. तो हम आपको 7 प्रिंसिपल्स आज और 7 प्रिंसिपल्स दूसरे वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे. ओके, सो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन. हेनरी फ्योल कौन थे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, कौन सा जॉब किया था, कब उन्होंने प्रिंसिपल दिया था और ये कौन से फादर ऑफ मैनेजमेंट बोले जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 7 प्रिंसिपल्स. ओके, आई एम राइटिंग ओनली 7 प्रिंसिपल्स बच्चा, बिकॉज 7 प्रिंसिपल्स ही इस वीडियो में होंगे, बाकी इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? याद रखना, इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, पर 7 प्रिंसिपल्स ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. इसलिए हमारे पास 7 प्रिंसिपल बोल रहा है. अब ये नहीं दिमाग में घुसा लेगा हेनरी फ्योल के 7 ही प्रिंसिपल्स थे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो आज हम लोग ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन, ठीक है? और हम देखेंगे कि हेनरी फ्योल कौन थे, हमने लिख रखा है, तो हम उसी को रिवाइज कराते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला आता है कि बोर्न. हेनरी फ्योल बोर्न कब हुए थे, है ना? उन्होंने कब जन्म लिया था? सो इट वाज इन 1841 फ्रांस, ठीक है? 1841 में फ्रांस में. अच्छा, इसको गूगल पे सर्च करोगे तो वो दूसरा दिखाता है, लेकिन हम लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं, इससे फ्रांस पे ही रहेंगे. ओके, हेनरी फ्योल कब बोर्न हुए थे? इन 1841 फ्रांस में, ठीक है? अगेन हेनरी फ्योल कब बोर्न हुए थे? इन 1841 फ्रांस में, ठीक है? देन उन्होंने कौन सी स्टडी की, कौन सी डिग्री ली? उन्होंने डिग्री कहाँ से ली? माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860. नाउ 1841 में वो बोर्न हुए थे, 1860 में उनकी डिग्री हो गई थी किसमें? माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है? लेटर ऑन उन्होंने इंजीनियरिंग कंपनी, माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में ही ज्वाइनिंग की. कोल माइनिंग कंपनी थी, ठीक है? उन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की एज एन इंजीनियर. बट जब वो वहाँ पे एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे तो उस कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है? मार्केट पोजिशन गिर चुके थे उसके. तो उस टाइम में इनको प्रमोट किया गया एज एन एमडी, टॉप लेवल एमडी, ठीक है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे इनको प्रमोट किया गया और इन्होंने वहाँ पे अपने 14 के 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई किए. और जैसे उन्होंने ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स पे अप्लाई किए, इनकी कंपनी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट लीडिंग कंपनी बन चुकी थी, ठीक है? इसलिए इनके 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही वैल्यूएबल माने जाते हैं इन मैनेजमेंट, ठीक है? तभी समझ में आया. हेनरी फ्योल पैदा कब हुए थे? 1841 इन फ्रांस. डिग्री कहाँ से करी उन्होंने? डिग्री किसमें की है? माइनिंग इंजीनियरिंग. कौन से ईयर में? 1860, ठीक है? लेटर ऑन उन्होंने एक कोल माइनिंग कंपनी में ज्वाइनिंग की एज एन इंजीनियर. बाद में उन्हें एमडी पे प्रमोट कर दिया गया, ठीक है? जब उन्हें एमडी पे प्रमोट किया गया
तब कंपनी बहुत ही लोवेस्ट टर्म पे थी अपने, ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपने सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स। और जब इनके रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनी वाज अ लीडिंग कंपनी, ठीक है। तो हेनरी फ्योर्ड का इंट्रोडक्शन इतना ही था। सो नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर्ड, ठीक है। अब इसमें हम ओनली 7 प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन चीज है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया है ना, स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है क्लास 12 में, और आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है। सपोज आपके टीचर ने आप लोगों को बहुत सारी ग्रुप आपके दोस्तों को ग्रुप प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। आप 4 दोस्त थे, आप चारों ने कहा कि हम इस ग्रुप प्रोजेक्ट में अपना एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, किसी भी दूसरे को नहीं आने देंगे, हम चारों आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काम डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको काम डिवाइड करने की बात आई है तो हम हमेशा देखते हैं ना कि भाई किसकी राइटिंग अच्छी है। जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वो प्रोजेक्ट लिखेगा, है ना। जिसके पास स्कूटी होगी वो बाहर का काम करेगा, है ना। और जिसके पास स्किल होगा बोलने का, कम्युनिकेशन स्किल होगी, वो प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। यही तो होता है ना प्लान हमारा कि तुम ये कर लो, तुम ये कर दो, तुम ये कर लो, हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज हमने की है। क्या किया हमने, डिवीजन ऑफ वर्क। हमने काम को डिवाइड किया, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, काम को डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया है। कैसे, सपोज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो मुझे राइटिंग लिखने का काम मिला, है ना, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन उसमें है। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास अगर कोई पर्सन आ रहा है और हमें उसे रिक्रूट करना है, ठीक है, तो हम उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको काम देंगे। क्योंकि अगर वो एक काम में बहुत ही अच्छा है, उसको वो काम बहुत अच्छे से आता है, तो वो काम वो बहुत अच्छे से ही करेगा, राइट। हमें उसे कुछ ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। और जब हम उसे वो काम देंगे जिसमें वो स्पेशलाइज है, जिसमें उसका मन लगता है, तो वो अपना 100% देगा, राइट। अभी अगर हम जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको बोले कि तुम प्रिंट आउट निकलवा के लाओ, और जिसको प्रिंट आउट निकलवाने का काम देना था उसे हम बोले लिखो, तो क्या ये काम हो पाएगा। पहली बार जिसको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए दिया था उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो प्रोजेक्ट पूरा गंदा करेगा। दूसरा, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसके पास स्कूटी नहीं है तो बाहर का काम 1 घंटे का काम 2 घंटे में करेगा, है ना। तो इसलिए हमें डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि काम को उसके स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है, डिवाइडिंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इस प्रिंसिपल में सिर्फ हम इसी की बात करते हैं कि जिसकी स्पेशलाइजेशन जिस चीज में है उसको हम वही काम है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या था कि अगर हमारी स्पेशलाइजेशन बिजनेस स्टडीज में है तो हम बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाएं, हम इकोनॉमिक्स लेके ना बैठे, ठीक है, फिर तो हम सारा सिलेबस गड़बड़ कर लेंगे। और वही अगर स्पेशलाइजेशन मेरी बिजनेस में है तो मेरे पास बुक रहे ना रहे हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम देना। पहला प्रिंसिपल हमारा क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, ओके। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बहुत ही इजी वे में अगेन स्कूल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आपके स्पोर्ट्स टीचर ने आपको कहा कि बेटा ये स्पोर्ट्स के सामान है और उससे जाके स्टाफ रूम में रख दो, और साथ ही आपको एक चाबी दे दी गई स्पोर्ट्स रूम की, ठीक है। आप गए, आपने वहां पे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि आपको उस सामान को वहां पे रखना है, ठीक है। और आपको साथ में चाबी दे गई, वो क्या थी, अथॉरिटी, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चाहिए होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको स्पोर्ट्स रूम में सामान रखने के लिए बोला तो गया लेकिन आपको चाबी ही नहीं दी गई, तो क्या आप वो काम कर पाओगे, नहीं ना। आपको चाबी दी गई लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, तो आप उस चाबी का मिसयूज करना शुरू करोगे। जब मन करेगा उस पेट को खोलोगे, सामान निकालोगे, जब मन करेगा उसको बंद कर दोगे, दूसरे को सामान लेने ही नहीं दोगे, है ना, ये तो करोगे, ठीक है। सो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एज ए वर्कर, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आपके पास काम कर रहा है तो आपको सिर्फ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है कि तुम्हें ये काम करना है, आपको उसके साथ उसे अथॉरिटी भी देनी है। और अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो कि आप इस लेवल पे हो, आपको दूसरों को सुपरवाइज करना है, तो आपको उस पर्सन को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी बनाना होगा ताकि वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना करे, ठीक है। यही होता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सो जब भी आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखो वहां पे हमेशा एक चीज नोट करना, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करना,
authority without responsibility and responsibility without authority is harmful for organization. ठीक है, जब भी एग्जाम में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिख रहे हो, वैसे केस स्टडी में पूछे तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर एक्स्ट्रा आपसे पूछा जा रहा है कि 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे तो पहले हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन किया, ठीक है, देन आफ्टर हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपके एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बच्चे को हर एक एक्सपेक्ट पता है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है एग्जाम में आंसर सब लिखने वाले हैं, बट आपको कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ अलग, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है। लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक विच इज डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन, आप इस वर्ड से ना बहुत ज़्यादा फेमस हो, बिकॉज इन स्कूल डेज हमें सब कुछ बताया जाता है कि रोज एक ही बात बोली जाती है, डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, बट व्हाट डज इट मीन ऑफ डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन का मतलब अच्छा ये होता है कि कहीं भी अगर आप काम करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करना, है ना। तो हेनरी फ्योर का ये कहना था कि अगर हम डिसिप्लिन अच्छा होने के लिए कंपनी में सुपीरियर्स का अच्छा होना जरूरी है, पेनल्टीज का अच्छा होना जरूरी है, जस्टिस का होना जरूरी है ना। अच्छा, जब स्कूल में आपको बोला जाता है आई कार्ड पहन के आना है, टाई लगा के आनी है, बेल्ट लगा के आनी है, नहीं मानोगे। वही अगर बोल दिया जाए जो लगा के नहीं आएगा उसको क्लास में नहीं घुसने दिया जाएगा या 100 रुपये फाइन देगा, दूसरे दिन से सब एकदम वेल मैनर्ड ड्रेस में पहुंचोगे, है ना। तो हेनरी फ्योर का यही कहना था कि डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि डिसिप्लिन में रहो, उसके लिए सुपीरियर्स जो हाई लेवल पे हैं उन्हें क्लियर थॉट लाना होगा, ठीक है, उन्हें क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, उन्हें बताना होगा, साथ ही उन्हें जो फॉलो नहीं करते हैं उनको पेनल्टीज भी लगानी होगी, है ना, तभी तो आप मानोगे बात। अगर चालान ना कटे तो सब ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करोगे, राइट। तो सेम एज स्कूल में अगर आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाई जाए, क्लास के बाहर ना खड़ा किया जाए कान पकड़ के, या ग्राउंड में चक्कर ना लगवाया जाए, तब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, रोज ले जाओगे। लेकिन वही अगर एक दिन ग्राउंड के 5 चक्कर लगवा ले तो दूसरे दिन से टाइम पे दिख जाओगे, तो वही तो पेनल्टी है ना। तो वही है डिसिप्लिन का मतलब कि बी ऑन टाइम, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और आगे हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं बट क्या ये तो कोई भी लिख देगा, है ना, जो नहीं पढ़ के गया होगा वो भी डिसिप्लिन के बारे में इतना लिख देगा, बट हेनरी फ्योर ने क्या कहा वो भी तो लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, आई एम राइटिंग एचएफ, बट आप लोग अपने नोट्स में हेनरी फ्योर लिखना, ठीक है, ताकि आप उसे रिवीजन के टाइम में भी हेनरी फ्योर ही पढ़ो, ये नहीं कि एचएफ पढ़ ले और एग्जाम में जाकर लिख रहे एचएफ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, for discipline organization, superiors have to be clear about rules and regulation and पेनल्टी भी डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। पेनल्टीज मस्ट बी डिसाइडेड, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो ना तो जूम करके देखना, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब फर्स्ट डे का उतना नहीं पता था, तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या यूज करना है, ओके। सो ना दिखे तो जूम करके दिखना है, आई एम श्योर प्रीटी मच कि दिख रहा हो, है ना, ठीक है। कम टू द फोर्थ प्रिंसिपल विच इज यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, और हम इसको ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, लेकिन ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है, हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड के बारे में अगर हम सुने, कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, किसी को बताना कि ये काम करो, है ना। तो अगर हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं
और साथ ही हम आपको कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी दे रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट जो है आपको लिखना ही लिखना है, दूसरा टीचर आके बोल रहा है कि नहीं ये पॉइंट नहीं लिखना है, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है, सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं कि अगर हमारा हेड है, उसने हमें बोला कि आपको आज ये काम करना है, ठीक है, वहीं पे दूसरा कोई हेड आके बोलता है कि तुम्हें आज ये काम नहीं करना है, तुम्हें दूसरा काम करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई इस हेड की बात माननी है कि इस सुपीरियर की बात माननी है, राइट। तो वही बोला गया ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर हमारे पास मल्टीपल कमांडर्स होंगे, कमांड देने वाले होंगे, तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा काम करना है। पूरा का पूरा दिन एक पर्सन ने, एक एम्प्लॉय ने किसने वेस्ट कर दिया, कंफ्यूजन, राइट। वही अगर हमें पता हो कि नहीं मेरा हेड सिर्फ एक ही है और हमें उससे ही बात माननी है, वो जो बोलेगा वही काम करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो पर्सन। अकाउंटेबल कौन है, वो पर्सन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पर्सन की बात मानेंगे, सिर्फ एक हेड की बात मानेंगे, और इससे क्या फायदा होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, काम टाइम पे हो जाएगा, प्लस हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ सिर्फ हमें एक ही बॉस की बात माननी है, हर कोई हमारे ऊपर बॉस जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो जब भी कमांड की बात करें ना, तो समझ जाना कमांड मतलब सिर्फ एक बॉस। कमांड कौन देता है हमें, बॉस देता है, ठीक है, सुपीरियर देता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हम बॉस की बात करते हैं। तो इसे इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वन बॉस ओनली। ठीक है, एक ग्रुप में सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। सपोज आपका एक गैंग है, ठीक है, उसमें अगर दो लीडर निकल जाएगा तो पूरा ग्रुप ही कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसकी बात माने, इसकी बात नहीं माने तो ये मारेगा, इसकी बात नहीं माने तो ये मारेगा। वहीं पे अगर सिर्फ आपके पास एक गैंग लीडर है तो सिर्फ आप उसकी बात मानोगे, है ना। तो बस वही है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, 50 नहीं। कम टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी बताया कमांड और डायरेक्शन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो कमांड तो अच्छे समझ में आ गया कि एक बॉस होता है, उसी के अंदर हमें सारी बात माननी होती है। दो बॉस रहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। एक बॉस रहेगा, हम उसकी बात मानेंगे, हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे और हमारा काम भी टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या लिखे, डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। डायरेक्शन की यूनिटी मतलब कमांड की यूनिटी तो समझ में आ गई, यहाँ पे डायरेक्शन की यूनिटी क्या होती है। तो डायरेक्शन की यूनिटी का मतलब ये होता है बच्चा, देख जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन का अलग होता है, क्वांटिटी का अलग होता है, क्वालिटी का अलग होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स अलग होता है। तो यानी कि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। अब सोचो सब डिपार्टमेंट में 5 से 6 लीडर्स हैं, ठीक है, और पता भी नहीं है किसी को कि काम कौन सा करना है। यहाँ पे वॉल्यूशन किसका दिख रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, है ना। अगर हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, इट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबके अंदर गोल सेट होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि कौन सा काम करना है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो इट मीन्स उसके इंडिविजुअल के गोल भी पूरे होंगे, ठीक है। ये भी समझाना जरूरी होता है। तो डायरेक्शन का मतलब यही है कि एक डिपार्टमेंट के सारे पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक गोल के पीछे भागे। ये नहीं कि हम किसी और की तरफ भाग रहे हैं कि नहीं मुझे तो अपना पहले गोल पूरा करना है, ऑर्गेनाइजेशन जाए भाग रहे, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भाग रहे कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी पे। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी ग्रोथ नहीं है, कहीं भी प्रॉफिट नहीं है। वही अगर सारे एम्प्लॉयज का, सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों का माइंडसेट एक ही हो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, देन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इन शॉर्ट, वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। एक यूनिट, एक डिपार्टमेंट और उसका सिर्फ एक प्लान, ठीक है। सब के सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, देन इट वुड बी बेटर। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपने लिए काम कर रहा है, उसे ऑर्गेनाइजेशन की पड़ी ही नहीं है, कोई कभी भी रेस्ट करने चले जा रहा है, तो फिर वहां पे वॉल्यूशन दिख रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। सो आई गेस कि आपको यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गया है। एक क्विक बारी देखते हैं, ठीक है। सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या था, जहां पे बहुत सारे बॉस थे, हमें कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि किस बॉस की बात मान रही है, किस बॉस की बात नहीं मान रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंफ्यूज भी थे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या था कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब अपने में ही लगे हैं, सबको इंडिविजुअल गोल की पड़ी है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही प्लान होना चाहिए जिसके पीछे सारे डिपार्टमेंट के लोग
लगे, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट इन द सेंस के डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग हैं सब एक ही गोल के पीछे लगे, ठीक है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जहाँ पे एक यूनिट होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए और उनका एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक बॉस होना चाहिए और वही सबको कमांड करना चाहिए, 50 बॉस नहीं चाहिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज 6th पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत ही इजी है, नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा। सो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक पर्सनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा हमारे पास जनरल इंटरेस्ट, तो जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बच्चा, तो कभी भी हम इंडिविजुअल को नहीं देखते हैं कि मेरे क्या पर्सनल गोल्स हैं। अगर हम आज कहीं भी काम करने जाएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो मेरा गोल रहेगा बट प्रायोरिटी मेरी ये नहीं रहेगी। अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा देन आई वुड डू दैट, ठीक है। लेकिन मेरे प्रायोरिटी पे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल। तो इस प्रिंसिपल में वही बोला जाता है, यही बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इम्प्लॉयज हैं सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहला ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए कंपेयर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दोगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करेगा, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करेगा तो आपको भी तो प्रॉफिट होगा ना। वही अगर सिर्फ आप अपने पीछे भाग रहे हो कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेग कर जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा, ठीक है। तो बस वही बात बोली गई यहाँ पे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ हमें ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो है हमारे वो प्रायोरिटी पे है कि नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे लाना है, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। समझ में आया, ये था इसका मतलब। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, लास्ट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट एक्चुअली, ठीक है, वो है हमारा रिमनरेशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। रिमनरेशन ऑफ पर्सन मतलब, पहली बात रिमनरेशन का मतलब क्या होता है। रिमनरेशन का मतलब होता है बच्चा सैलरी, वेजेस, ठीक है। जो हमारे पास काम करेंगे तो उन्हें फ्री में तो काम करवाएंगे नहीं ना, उन्हें पैसा देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमनरेशन, ठीक है, उन्हें पैसा देना। तो अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि मार्केट के हिसाब से हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स 5,000 दे रहे हैं और हम बैठे हैं भाई आज तो हम तुम्हें 3,000 देंगे, मेरे पास इतनी मार्केट वैल्यू है, मेरे पास कभी भी ऑफर आएगा बगल वाले कंपनी से हम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमें रहना है ना। अब मार्केट में कोई भी चीज महंगी हो रही है लेकिन मेरी सैलरी उतनी ही है, तो क्या हम उतनी ही सैलरी में काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल क्या बोला गया है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉइज को पैसा प्रोवाइड करना है, रिमनरेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो आपको उस प्रॉफिट को भी अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना है। जब आप शेयर करोगे तभी तो एम्प्लॉइज को पता चलेगा कि हाँ वो जितनी मेहनत कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ट जा रहा है और उसके प्रति उसको भी उसके लिए कुछ मिल रहा है ना, कुछ बोनस मिल गया, कहीं पे आप ट्रिप पे भेज दो, कुछ एक्स्ट्रा उन्हें खरीद के दे दो, यही तो हुआ कि उसको आप इंसेंटिव्स दे रहे हो और उसे लग रहा है कि हाँ हम भी कंपनी के लिए वैल्यू करते हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स हैं, तो लेवल्स पे भी अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स हैं। लाइक जो लोअर लेवल पे होंगे उनको क्या है कि भाई रोटी कपड़ा मकान, ये चीजें मुझे एक बेसिक एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए जिससे मैं इस मार्केट में या इस सब इंडिया में या नेशन में अच्छे से रह पाऊँ, राइट। वही मिडिल लेवल का क्या होगा, भाई इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब एक गाड़ी आ जाए, है ना। और टॉप लेवल वाले को क्या होगा कि थोड़ी सा मुझे और रिस्पेक्ट मिले या उन्हें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी मिले ताकि वो कहीं पे ट्रिप करके आए। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करनी होती है ताकि हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करते रहे। बार बार ये तो बोला जा रहा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रायोरिटी पे लाना है, बट हमें ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स पे प्रायोरिटी लाने के लिए हमें एम्प्लॉयज को भी तो दिखाना होगा ना कि आपने जो काम किया पूरे साल हमारी कंपनी प्रॉफिट में गई है और इसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमनरेशन ऑफ पर्सन क्या है, रिमनरेशन ऑफ पर्सन में बोला जा रहा है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट में जितनी वैल्यू चल रही है उस जॉब की उसके हिसाब से हमें आपको पे करना है। क्यों मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना है? ताकि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाए, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर हम उन्हें कुछ बोनस देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ हमने जो पूरा साल इस ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रायोरिटी पे रखा है, उसके बदले हमें भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रॉफिट कर रहा है, हम भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है।
सो आज हमारे 7 पॉइंट्स हो चुके हैं, हैंड फ्योर कौन थे वो भी हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हाँ, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, आई एम नॉट श्योर। अगर थोड़ी सी भी लॉन्ग हो गई है तो इसे 2x पे 1.5x पे देख लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी टॉपिक के पीछे आप 1-1 घंटा दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है, आप ये भी नोट्स कर सकते हो। वेल, हम टेलीग्राम पे नोट देंगे ही, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम वहाँ पे नोट्स दे देंगे। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाओ, क्लिक करो, सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे सीरियल वाइज, ठीक है। आप लोग हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस और इन टेलीग्राम टू, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना और हमसे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।